अस्सलाम वालेकुम क्लास। पार्ट 4 चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 के जो है हम आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 से 57 तक हम पार्ट 3 में पढ़ चुके हैं। पार्ट 4 में 28 से स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द कैटाइंस, एनाइंस, फ्री रेडिकल्स, मॉलिक्यूलर आइंस, मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूल्स, फ्री रेडिकल, एनाइन, कैटाइन, ये हमने बताना है। कौन कौन सा हमारे पास ऑप्शन है? O2 है, H नेगेटिव है, और N2 है, Cl2 है, CO3 नेगेटिव 2 है, H2O है, Br है, H2 है, H3 C डॉट है, यानी ये फ्री रेडिकल होगा बेसिकली, एंड Na पॉजिटिव है। तो पहले से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, O2 कोई चार्ज नहीं है इस पे, तो इट मींस ये हमारे पास क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा। H नेगेटिव है हमारे पास, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मींस ये एनाइन होगा। N2 अगेन कोई चार्ज नहीं, इसलिए मॉलिक्यूल होगा। Cl2 कोई चार्ज नहीं, इसलिए मॉलिक्यूल होगा। CO3 नेगेटिव 2, इसका मतलब ये मॉलिक्यूलर आइंस होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है और इसके ऊपर आइन है। इसके बाद हमारे पास H2O है। ठीक है, ये भी हमारे पास मॉलिक्यूल होगा। Br भी मॉलिक्यूल नहीं, Br तो है वैसे एटम होगा, लेकिन एटम का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम इसको कहीं भी नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, अदरवाइज ये जो है वो एटम में आता है, या हाँ एटम में आता है बिल्कुल। अच्छा, H2 हमारे पास मॉलिक्यूल होगा। H3C डॉट, जहां भी डॉट आ जाए ये बात हम जानते हैं कि ये फ्री रेडिकल्स होते हैं। और Na पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमारे पास क्या होगा? कैटाइन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास क्या है? डिफाइन एंड एक्सप्लेन केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हमने जो है वो बताना है, होती क्या है ये। केमिकल इक्वेशन क्या है हमारे पास? केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग द केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस। ये हमारे पास क्या है? ये एक सबसे आसान तरीका है, शॉर्ट हैंड मेथड है हमारे पास किस चीज का? केमिकल रिएक्शन को बताने का। अब हमारे पास केमिकल रिएक्शन मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। अब हमें किसी को बताना है या किसी को समझाना है, या अपने लिए ही, या किसी फर्दर प्रोसेस के लिए हमने एक काम इनिशिएट लेना है जो जिसका ताल्लुक रिएक्शन से है। अब हम हर टाइम जो है वो कोई रिएक्शन तो करने नहीं बैठ सकते, ठीक है ना, क्योंकि ना इसके लिए जो है हमारे पास केमिकल चाहिए, इन पैसा इन्वॉल्व होगा, टाइम लगेगा। इससे बेहतर हम क्या करें? उसकी रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम उसको समझ लें। तो केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास किससे होती है? केमिकल इक्वेशन से होती है। क्यों? क्योंकि इसमें सिंबल्स इन्वॉल्व होते हैं और फॉर्मूलाज इन्वॉल्व होते हैं उन सब्सटेंसेस के। रिएक्टेंट हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट, जो भी केमिकल इक्वेशन होती है वो दो हिस्सों में मुश्तमिल होती है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट हमारे पास क्या होते हैं? द स्टार्टिंग सब्सटेंसेस आर नोन एज द रिएक्टेंट्स एंड आर ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड ऑफ द एरो। अब रिएक्टेंट क्या है हमारे पास? जो भी रिएक्शन की लेफ्ट हैंड साइड होती है, जिन्होंने रिएक्ट करना होता है, वो रिएक्ट होने के बाद प्रोडक्ट बनते हैं, वो हमारे पास रिएक्टेंट कहलाते हैं। इसी तरीके से प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है? द सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड ड्यू टू रिएक्शंस of reactant are known as the product and written on the right hand side of the arrow। अब जो भी रिएक्टेंट थे उन्होंने रिएक्शन करा, और रिएक्शन करने के बाद जो है वो कोई ना कोई प्रोडक्ट बनेगा, यानी फॉर्मेशन होगी। वो प्रोडक्ट, वो फॉर्मेशन जो है प्रोडक्ट कहलाती है, और वो हमेशा राइट हैंड साइड ऑफ द एरो लिखा जाता है। द रिएक्टेंट and product are separate from one and another by using a single arrow or double arrow depending on the type of the reaction। ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है सेपरेट होते हैं एरो से। वो एरो जो है वन साइडेड भी होता है, टू साइडेड भी होता है। वन साइडेड तब होगा जब हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा, यानी रिएक्शन बैक नहीं आ सकता। और जहां हमारे पास डबल एरो आ जाए, इट मींस कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। अब यहाँ पे कोफिशिएंट हमारे पास, कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? द नंबर written in front of the formula is called the coefficient which shows the number of molecules of the reactant or product। ये जो coefficient है हमारे पास, हम इसको number of ऐसे moles भी कहते हैं। ठीक है, ये हमें बता रहा होता है कि भाई ये जो हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं हमारे पास, या जब हमारे पास केमिकल स्पीशीज रिएक्ट करेगी वो कितने टाइम्स ज्यादा करेगी एज कंपेयर टू दी अदर ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रिएक्टेंट में दो ग्रुप्स है, ए एंड बी। ठीक है, अगर ए के साथ 1 है और बी के साथ 2 लगा हुआ है, इट मींस
कि ड्यूरिंग द रिएक्शन जब हो रहा होगा उस टाइम पे हमारे पास जो रिएक्टेंट ए है वो 1 टाइम कंज्यूम होगा और जबकि रिएक्टेंट बी है वो 2 टाइम्स कंज्यूम होगा। अच्छा, द एक्सप्रेशंस एस जी एंड आई शोज द स्टेट ऑफ द सॉलिड गैस एंड लिक्विड। हमारे साथ जब जो भी फॉर्मूला लिखा हुआ होगा रिएक्टेंट साइड पे या प्रोडक्ट साइड पे उसके साथ में छोटा सा या तो एस लिखा हुआ होगा, जी लिखा हुआ होगा या एल लिखा हुआ होगा, ये बता रहा होता है स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। सॉलिड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है। अच्छा, द एक्सप्रेशन ए क्यूब एक्सप्रेसेस दैट सब्सटेंस इज इन द फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन। जो अगर ए क्यू लिखा हुआ है इट मींस यहाँ पर सब्सटेंस है वो सॉल्यूशन की फॉर्म में। सिमिलरली इफ अ कैटलिस्ट इज यूज्ड देन इट इज शोन ओवर द एरो। अगर कोई कैटलिस्ट यूज हो रहा है, कैटलिस्ट होता क्या है बाय द वे, कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन को तेज करने में इस्तेमाल होता है और ये हमेशा एरो के ऊपर लिखा जाता है क्योंकि ये कभी भी ये पार्ट ऑफ द रिएक्शन नहीं बनता, ये सिर्फ रिएक्शन को तेज करता है और वापस जो है वो फॉर्म हो जाता है इन द एंड। अच्छा, हमारे पास एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन रिएक्ट्स, टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड आर फॉर्म। ठीक है ना, हम ये बात जानते हैं कि टू मॉलिक्यूल्स अगर हाइड्रोजन एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन अगर आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास वाटर फॉर्म होगा। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द फुल नेम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, केमिस्ट शो दिस रिएक्टेंट रिएक्शन एज फॉलोज इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। अब पूरा पूरा नाम तो हम लिखेंगे नहीं, नहीं करने बैठेंगे हम, उसके लिए हम क्या करेंगे, इन्होंने एग्जांपल दी हुई कि आप नीचे देखें रिएक्शन को, वही चीज हम परफॉर्म करते हैं। अब हम ये बात जानते हैं कि 2H2O हमारे पास कि 2 मोल्स ऑफ दी हाइड्रोजन इन्वॉल्व होंगे रिएक्शन में, तो उसके साथ जो 2 लिखा हुआ है इसको नंबर ऑफ मोल्स भी कह सकते हैं या कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। और G लिखा हुआ है H2 के साथ, इट मींस कि गैसियस स्टेट है। और O2 एंड H2 जो है हमारे पास वो रिएक्टेंट है और O2 के साथ भी G लगा हुआ है और हमारे पास H2 के साथ भी G, यानी कि दोनों के दोनों जो हमारे पास गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। अब एरो फॉर्मेशन हो रही है किस साइड पे, वाटर के साइड पे नहीं, H2 की साइड पे। H2 के भी 2 है यानी कि 2 मोल्स ही H2O के बनेंगे और ये प्रोडक्ट है हमारे पास और इसके साथ L लिखा हुआ है, L मींस कि ये लिक्विड स्टेट में होगा। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास, एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल क्या है? द केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड टू फुलफिल द लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास। तो केमिकल इक्वेशन हमारे पास बैलेंस होनी चाहिए और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मास कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इस चीज को गवर्न कर रही है यानी फुलफिल कर रही है। मोस्ट केमिकल इक्वेशन कैन बी बैलेंस बाय द इंस्पेक्शन मेथड। मोस्ट केमिकल इक्वेशन जो है हमारे पास वो बैलेंस होंगी बाय द इंस्पेक्शन मेथड यानी कि ट्रायल एंड एरर मेथड कहलाता है ये। वी कैन बैलेंस द इक्वेशन बाय फॉलोइंग स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप है हमारे पास? राइट द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट ऑन द राइट साइड ऑफ द एरो। सबसे पहले हम जो फॉर्मूला है वो करेक्ट लिखेंगे, रिएक्टेंट्स का भी ऑन द लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट का भी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। सबसे पहला काम। नंबर 2 हमारे पास क्या होगा? बैलेंस द नंबर ऑफ एटम ऑन ईच साइड। अब हम नंबर ऑफ एटम्स को हम क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे ईच साइड पे। नंबर 3 क्या होगा? फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स में अपीयर मोर और लेस देन द अदर साइड। अब फाइंड आउट करना है कि भाई जो हमारे पास कोई कोई एटम ऐसा हो जो कम हो, ठीक है, उसको हमने फिर बैलेंस करना होगा। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि है कौन सा कम, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास ऑक्सीजन कम था, तो अब उसके बाद हमने क्या करना है? बैलेंस द इक्वेशन बाय द इंस्पेक्शन मेथड। अब हमने उसको बैलेंस करना है इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू। मल्टीप्लाई द कोएफिशिएंट विद द फॉर्मूला टू मेक द नंबर ऑफ एटम्स सेम ऑन द बोथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड ऑफ द रिएक्शन। अब हमें पता चल गया कि भाई ऑक्सीजन की कमी है, अब जिस साइड पे कमी है वहां पे हमने जो है वो कोएफिशिएंट ऐड करना है यानी मल्टीपल ऐड करना है ताकि जो हमारे पास कमी पेशी है वो पूरी हो जाए। अब फोर्थ पार्ट है हमारे पास, द कोवेलेंट मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब कुछ चीजें हमारे पास जो हमेशा डायटोमिक मॉलिक्यूल में ही पाई जाएंगी। फॉर एग्जांपल H2 है हमारे पास, यानी अगर ऑक्सीजन ले, सब ऑक्सीजन लिखा हुआ है, ठीक है, तो ऑक्सीजन हमेशा जो है वो O2 के फॉर्म में ही होगा। या H2 हाइड्रोजन की बात करें अगर हम, तो हाइड्रोजन भी हमेशा
H2 के फॉर्म में होगा, नाइट्रोजन की बात करें तो हमेशा N2 की फॉर्म में होगा, क्लोरीन की बात करें तो हमेशा Cl2 की फॉर्म में ही होगा। ठीक है, ये हमारे पास कंफर्म है। We must write them as diatomic molecule, diatomic molecule फॉर्म में हम लिखेंगे rather than the isolated atoms in the chemical equation। सिर्फ हम Cl नहीं लिख सकते, सिर्फ हम N नहीं लिख सकते, सिर्फ हम O नहीं लिख सकते, सिर्फ हम H नहीं लिख सकते। Finally, check the equation to be sure that the number and kind of atom are same on the reactant product side. If yes, now the equation is balanced। अब हमने क्या देखना है कि भाई जो स्टेट में आनी है क्या वो स्टेट में है, जिस काइंड ऑफ एटम में आना है क्या वो काइंड ऑफ एटम मौजूद है, और नंबर ऑफ कोफिशिएंट देखने हैं हमने, और नंबर ऑफ एटम्स देखने हैं कि क्या वो पूरे हैं या नहीं है। फॉर एग्जांपल, let us consider in laboratory oxygen is prepared by heating the potassium chlorate यानी कि ClO3। हमने जो है वो क्या किया है, उसको हीट किया है और हमने ऑक्सीजन बनानी है। ठीक है, द प्रोडक्ट आर पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन, दो चीजें बननी है हमारे पास, KCl भी बन रहा है और ऑक्सीजन भी बन रही है। नाउ बैलेंस द इक्वेशन स्टेप वाइज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, करेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे दोनों का कि भाई दोनों रिएक्टेंट का भी प्रोडक्ट है। अभी क्या है, एक साइड पे KClO3 लिख दिया और एक साइड पे KCl लिख दिया और O2 लिख दिया। इसी में हम देख सकते हैं कि भाई K बराबर है, C भी बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं है। उस ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए हमने जो है वो नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स ऐड करने पड़ेंगे, तो करके देख लेते हैं। अच्छा, वही स्टेप नंबर 2 क्या है, सबसे पहले तो हमने बैलेंस करना ईच साइड पे। K एक है, इधर भी एक है, Cl एक है, इधर भी एक है। ऑक्सीजन का मसला है, ऑक्सीजन वहां 3 है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, वी कैन ये बताएंगे वो नहीं कि ठीक है, वी सी दैट K and Cl elements have the same number of atom on the both side of the equation, but oxygen is not balanced because of the 3 atoms on the reactant side and 2 atoms on the product side। अब क्या करेंगे, now multiply the formula of KCl3 with coefficient 2 on the reactant side and 3 in front of the oxygen in the product side to balance the ऑक्सीजन एटम। अब हमने ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है किस तरीके से भाई, जहां पे 3 थे वहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर, जहां पे 2 थे वहां से 3 से मल्टीप्लाई कर, दोनों साइड पे 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब दोबारा से आइडेंटिफाई करते हैं क्या क्या कमी है, क्या क्या है। अब इस साइड पे K जो है वो 2 हो गया और इस साइड पे 1 हो गया, Cl भी 2 हो गया, साइड Cl 1 हो गया, ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो गए। अब क्या करेंगे हम, KCl जहां पर है वहां पर हम जो है 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वहां पर हर चीज बैलेंस हो जाएगी। नाउ अगेन चेक बैलेंस द इक्वेशन बाय प्लेसिंग द 2 इन फ्रंट ऑफ KCl ऑन द प्रोडक्ट साइड। अब क्या करेंगे हम, वही 2 KCl कर देंगे और हम देखेंगे हमारी सारी चीजें जो है वो बैलेंस हो चुकी हैं। अगला है डिफाइन ग्राम atomic mass, gram molecular mass and gram formula mass। As we know that all substances are made up of atoms, molecules or formula units, the mass of an atom is called atomic mass। ये बात हम जानते हैं कि mass of the atomic atom जो है atomic mass कहलाता है। The mass of the molecule is the molecular mass and the mass of the formula unit is the formula mass। ये बात हम जानते हैं। All of three masses are expressed in AMU। तमाम की तमाम जो है वो AMU में हम देखेंगे। When these masses are expressed in gram, they are termed as the gram atomic mass। ये ग्राम molecular mass, ये क्या वही चीज है, बिल्कुल एग्जैक्टली सारी चीजें वही जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। पहले हम AMU से डिस्क्राइब करते हैं, अगर हम उसको AMU की बजाय ग्राम से डिस्क्राइब करेंगे इन तीनों चीजों को, तो वो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम molecular mass या ग्राम फॉर्मूला मास कहलाएंगे। अच्छा, ग्राम एटॉमिक मास क्या है हमारे पास, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम। सही ना, ये डेफिनेशन है इसकी कि अगर हम ग्राम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो ग्राम एटॉमिक मास होगा। अच्छा, इट इज आल्सो कॉल्ड 1 मोल, ये 1 मोल भी कहलाता है आपका। अच्छा, 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 16 ग्राम होगा, यानी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन क्या होगा, 12 ग्राम होगा, यानी 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। या 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, 14 ग्राम, यानी 1 मोल ऑफ द नाइट्रोजन एटम। इट मींस 1 ग्राम एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैज अ डिफरेंट मासेस। अच्छा जी, बिल्कुल देख लेते हैं। gram molecular mass, 1 molecular mass of an element in compound expressed in gram is called gram। अच्छा, बिल्कुल वही चीज है कि अब यहाँ पर क्या है, समझ लो हम 1 मोल की बात कर रहे हैं कि 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस जो है, समझ लो आपके पास 1 ग्राम ऑफ मोलिकुलर मास या 1 ग्राम ऑफ एटॉमिक मास या 1 ग्राम ऑफ फॉर्मूला मास होगा। ठीक है, यही वो चीज है। अच्छा, देख लेते हैं 1 ग्राम ऑफ मोलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन, अगेन 32 ग्राम होता है तो 1 मोल होगा। सबसे आखिर वाले देख लेते हैं 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ इथेनॉल यानी C2H5OH है, 46 ग्राम टोटल। अगर हम देखें तो ये भी आपके पास क्या होगा, 1 मोल ऑफ इथेनॉल होगा। इसी तरीके से फॉर्मूला मास भी होना चाहिए। द फॉर्मूला मास ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम।
जो आयनिक कंपाउंड में फॉर्मूला मास होता था हम जैसे पढ़ के आ चुके हैं, अगर वो ग्राम में एक्सप्रेस होगा तो हमारे पास क्या कहलाएगा, ये ग्राम फॉर्मूला मास कहलाएगा। इट इज आल्सो कॉल्ड 1 मोल। हमारे पास दो एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है NaCl की और CaCO3 की। अगेन जब हम NaCl का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो 58.5 ही आएगा और ये 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड होता है। इसी तरीके से CaCO3 का अगर हम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो 100 ग्राम आएगा और ये हमारे पास 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होगा। अच्छा, डिफाइंड मोल एंड गिव्स इट्स फॉर्मूला। मोल क्या होता है भाई? द एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास एंड molecular mass of a substance expressed in gram is known as mole। वही बात है, अगर हम उसे एक्सप्रेस इन ग्राम करेंगे तो 1 मोल के बराबर होगा, जो ऊपर पढ़ के आए अभी भी। A mole is defined as an amount of substance containing equal to the Avogadro number। ये बात मैंने मेरे ख्याल पार्ट 1 या पार्ट 2 में बताई थी इसी चैप्टर के, कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी सब्सटेंस या कोई भी सॉल्यूशन अगर एवोगैड्रो नंबर कंटेन करता है तो वो इक्वल टू 1 मोल होगा। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6.0 × 10⁻23। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास एंड एमयू देख लेते हैं। 1 ग्राम एटम मास इज इक्वल टू 12 एमयू, या 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम। ठीक है, बात एक ही है। Thus, atomic mass of carbon is 12 gram, 1 mole of carbon atom है ये। The molecular mass of H2SO4 is 98 gram, it means वो भी 1 मोल है। यानी हमने जो है जो भी उसका मोलिकुलर वेट होगा अगर वो कंटेन कर लिया तो 1 मोल ही होता है वो। The relationship between mole and mass can be, अब ये हमारे पास है बेसिकली यू कैन से कि फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल बराबर होता है किसके? नॉन मास ऑफ द सब्सटेंस जो भी हमारे पास गिवन है और मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर हमें मास निकालना है तो हम क्या करेंगे? मोलर मास को उस तरफ ले आएंगे, तो मास ऑफ द सब्सटेंस बराबर होगा किसके? नंबर ऑफ मोल्स के मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अच्छा, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है हमारे पास? डिफाइन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर एन इटालियन साइंटिस्ट एवोगैड्रो जो था वो इटालियन साइंटिस्ट था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ने कैलकुलेट किए थे या मॉलिक्यूल या आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल, 1 मोल में कितने एटम्स होंगे। The value is found to be 6.0 × 10⁻23। This value is represented by Na and is called Avogadro number। Na से इसको डिस्क्राइब करते हैं, यूनिट आपको पता है इसकी और इसकी पता है कितने पार्टिकल्स होते हैं, ये होते हैं 6.0 × 10⁻23। अगर हम कहते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो हमारे पास कितने ग्राम होंगे? 32 ग्राम होंगे। और 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.0 × 10⁻23। और 1 मोल ऑफ NaCl अगर हम दोनों को ऐड करें तो कितना ग्राम बनता है? 58.85 ग्राम बनता है NaCl का। उसमें कितने नंबर होंगे? कितने आयंस होंगे? बेसिकली सोडियम के भी 6.0 × 10⁻23 आयंस होंगे और क्लोरीन के भी हमारे पास 6.0 × 10⁻23 आयंस होंगे। और अगर हम दोनों कंबाइन करें NaCl बना दें तो उनके भी इतने ही होंगे। अच्छा, व्हाट डू यू नो अबाउट केमिकल कैलकुलेशन? कैलकुलेशन से आप क्या क्या मुराद है? ये बेसिकली क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होता है। Chemical calculation क्या? In all types of chemical calculation, we calculate the number of moles and the number of particles of a substance। हम दो ही चीजें कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स करते हैं या उसके अंदर कितने पार्टिकल है। बात एक ही, अगर एक चीज आ जाएगी दूसरी चीज भी आ जाएगी। ठीक है, these calculations are based on the mole। सारे के सब तमाम। अच्छा, ये भी मैंने आपको बताया था कि हमारा मेन काम है, मेन मकसद है मोल्स तक जाना। अगर हम मोल्स पे पहुंच गए तो हम वहां से वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, वहां से हम जो है क्या निकाल सकते हैं? मोलर मास, वेट भी निकाल सकते हैं, हर चीज निकाल सकते हैं। हमें बेसिकली मोल्स तक पहुंचना होता है। इन दिस सीक्वेंस ऑफ द कैलकुलेशन फर्स्ट मोल्स आर कैलकुलेटेड देन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सबसे पहले मोल्स निकालते हैं फिर नंबर ऑफ पार्टिकल निकालते हैं। अच्छा, मोल मास कैलकुलेशन ऊपर ही पढ़ के आया अभी कि इन दिस कैलकुलेशन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। किस इक्वेशन के तहत? नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं नॉन मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। अगर हमें जो है मास ऑफ सब्सटेंस निकालना हम क्या करेंगे? मोलर मास को नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि वहां से डिवाइड हो रहा था, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मास ऑफ सब्सटेंस बराबर होगी इसके नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अच्छा, दो चीजें हो सकती है हमारे पास, मोल पार्टिकल कैलकुलेशन भी हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर हार्ड से लिखा हुआ है, सिंपली आप क्या करें? कुछ भी नहीं करें, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स आपको निकले आप उसको मल्टीप्लाई इससे कर दें। अवोगाड्रो नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा इन्होंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन दिस कैलकुलेशन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस in a given number of particles, any atom, molecule or the formula unit।
हम मोल्स के जरिए हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है किसके, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। या एक और चीज हम कह सकते हैं कि भाई गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय दी 6.0 ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स हमारा बराबर किसके होगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो भी अगर गिवन है डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर कर दो, हमारे पास मोल्स ही आने हैं बेसिकली, ठीक है। या हाँ एवोगैड्रो नंबर को अगर नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई करना, हमारे पास क्या आंसर आएगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल ही आएगा। सेम एज द केस विद द अदर थिंग। अच्छा, वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल एज, वही चीज जो मैंने बताया कि नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर होगा इसके नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अच्छा, मोल वॉल्यूम कैलकुलेशन में हो सकती है, सिंपली कुछ भी नहीं है, मोल से मल्टीप्लाई करते हैं अगर आप 22.4 डेसीमीटर क्यूब को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा इजेड, आपके पास जो गैस है उसकी वॉल्यूम कितना है, ये चीजें मैं नीचे बता रहे होंगे, ठीक है। द मोल क्वांटिटीज ऑफ गैस कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। क्या हमारे पास जो मोल क्वांटिटीज है गैस की, अगर हम वॉल्यूम में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो नंबर 1 ग्राम मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ द 22.4 डेसीमीटर क्यूब। सिंपल अगर लफ्जों में बताऊं तो 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई कितना स्पेस, 22.4 डेसीमीटर क्यूब, यानी 22.4 लीटर। अच्छा, जब क्या हमारे पास जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो और स्टैंडर्ड प्रेशर हमारे पास क्या हो, 180 एम। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, बैलेंसिंग इक्वेशन आ गई। ये आप देख सकते हैं कि 2C प्लस O2 बराबर किसके होता है, 2CO के। इस तरीके से 2CO अगर प्लस O2 करेंगे हम तो हमारे पास बन जाएगा 2CO2 KNO3 जो है वो बराबर है किसके, 2KNO2 प्लस O2। अच्छा, ये आप जो है, ये मेरा मशवरा है कि आप इनमें से ना रैंडमली बल्कि आप सारी सारी सॉल्व करें खुद ही और आंसर देखते जाएं। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिखें और आप देखें कि हमारे पास बनता है क्या है, या राइट हैंड साइड लिखें, कोएफिशिएंट ना देखें और एंड में देखिएगा कि कोएफिशिएंट हमारे क्या लगने चाहिए। इसको आप लोग देखें एक दफा और खुद जो है करने की कोशिश करें, ठीक है। कितनी इक्वेशन है हमारे पास, 31 इक्वेशन है। तो इसको आप देखें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें खुद भी। और कुछ भी अगर नहीं समझ आ रहा तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में हमेशा गिवन होता है। तो हमारा चैप्टर 1 यहाँ एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 2 से आगाज करूंगा और कोशिश करूंगा कि उसको भी मैं जल्द से जल्द पूरा करूं और फिर इंशाल्लाह हम आस्ते आस्ते करते हैं पूरे चैप्टर 9 जो है वो क्लास 9 के जो सब्जेक्ट है तमाम के तमाम कवर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।